गुड इवनिंग बच्चों। तो यह सेकेंड सेमेस्टर का गेस्ट पेपर आज दे दिया जाएगा। फाइनली आप लोग बहुत परेशान थे, ठीक है। मैं आपको गेस्ट पेपर बता दे रहा हूँ, थोड़ा लेंदी बताऊँगा क्योंकि इसमें से सारे क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे, ठीक। नियर अबाउट एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो तो अलग बात है, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन आपके सेट हो जाएंगे इसी में से, ठीक है। तो आप अपने सिलेबस को लेकर के बैठिएगा और सिलेबस को निशान लगा लीजिएगा और एक जगह किसी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा पूरा का पूरा। नोट करने से क्या होगा, ट्रिक करेंगे, कौन कौन सा आपने याद कर लिया, याद करके उसे 2-3 बार लिख लीजिएगा। अभी आज 4 तारीख है, 4 मई है ना, उसके बाद आपका 8 तक पेपर है, तो आपके पास समय भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको ट्रिक लगा करके याद रखिए, मेरी बात याद करिएगा ज़रूर, लेकिन उसको लिख करके चेक भी ज़रूर कर लीजिएगा उसी समय। उसके बाद फिर रिपीट कर लीजिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना है ना कि याद करके दिखाना है। तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दे रहा हूँ। सिलेबस में आपने सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो पहले मैं आपको बता दूँ कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मार्क लेके आएगा आपका, सबसे ज़्यादा मार्क का कार्बोहाइड्रेट बनेगा इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं बहुत अच्छी चीज़ है, जो चीज़ें अगर नहीं भी पढ़ाई गई होंगी बाय द वे, चाहे सुबह वाले बैच में चाहे शाम वाले बैच में, तो वह आप क्या कर लीजिएगा, बुक में से पढ़ लीजिएगा, या सीरीज होगी उसमें से देख लीजिएगा, इंटरनेट होगा उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है, वह कर लीजिएगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, और यह किसी का सिलेबस मेरे पास है भाई, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सिलेबस ले लीजिए अपना, क्योंकि बिना सिलेबस के आप पढ़ेंगे कैसे, ठीक। सिलेबस आप मुझे दे देते हैं, फिर संकोच में मांगते नहीं हैं मुझसे, सिलेबस ले लीजिएगा। तो बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, निशान लगाना स्टार्ट कर लीजिए। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देखिए, आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक जानकारियां तो आप जानते ही हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, क्या इस्तेमाल है, यह सब बारे जानते हैं आप, ठीक। तो उसमें आपने रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ लीजिएगा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़िएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर के एविडेंसेज सिम्टम वह पढ़िएगा, ठीक है। फिर एपीमर, म्यूटा रोटेशन एंड एनोमर। चूंकि एनोमर और एपीमर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं तो मेरी एक ट्रिक देख लीजिएगा जा करके उस पर, जो आपने, अच्छा शायद ट्रिक मैंने नहीं बनाई थी क्या, ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है। मैं उसी को आज ही वीडियो बना करके मैं कल तक हर हाल में अपलोड कर दूंगा उसे, क्यों, क्योंकि आज ही इसी को अपलोड करने में डाटा खर्च हो जाएगा, अगर बचेगा तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। जो कार्बोहाइड्रेट का ट्रिक है ना, ग्लूकोज में ग्लूकोज और उसके बाद गैलेक्टोज 16 आइसोमर उसके है ना, लैक्टोज टेलोज 16 आइसोमर की ट्रिक मैं बना दूंगा, ताकि आपका एनोमर और एपीमर उसी से तैयार हो जाए। तो आपको एपीमर और एनोमर तो तैयार करना पड़ेगा। वैसे जो पढ़े हैं मैंने उनको बता रखा है, जो हमारे यहाँ क्लास किए थे मैंने उनको ट्रिक बता रखी थी, ग्लूकोज के 16 आइसोमर याद करने का तरीका। तो या तो मेरे वीडियो में होगा, मैं अभी चेक कर लूँगा, नहीं होगा चैनल पर तो फिर मैं उसको बना दूंगा। बाकी भी लोग जो आप क्या करिएगा उसको देख लीजिएगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के पास, उससे व्यूअर भी मेरे बढ़ जाएंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के काम भी हो जाएंगे, ठीक, दोनों का फ़ायदा हो ना, हाँ, ठीक है। तो क्या करना आपने, एपीमर एनोमर तो हर हाल में आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ट्रिक तैयार करनी तो तैयार करना ही पड़ेगा। म्यूटा रोटेशन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, हमने यह तो पहले बता रखा है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है उसकी पूरी की पूरी क्या एविडेंसेस पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, इसे भी पढ़ लीजिएगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर आएगा, लिख के नोट कर लीजिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर एग्जाम में आना है, या तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज या फ्रक्टोज से ग्लूकोज, या दोनों, या एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज या एल्डोपेंटोज टू एल्डोहेक्सोज, या सब जितने भी आपको इंटर कन्वर्जन हैं जो आपने पढ़ा है उसको आप जरूर पढ़ेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर, चाहे उसमें असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग ऑफ शुगर सीरीज हो, असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब समझ रहे हैं, एक कार्बन चेन बढ़ जाती थी और एक कार्बन चेन घट जाती थी, होल डिग्रेडेशन, यह सब पढ़े आप, इसलिए इंटर कन्वर्जन छोड़ नहीं सकते आप। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ शुगर सीरीज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने आ जाइएगा यहाँ पर रफ और होल मेथड, जो डिग्रेडेशन है, स्टेपिंग डाउन और स्टेपिंग अप, क्लियानी फिशर मेथड।
मतलब चेन ग्रोथ और चेन शॉर्टनिंग दोनों को आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यह भी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने, ठीक है, इंटरचेंजेस तो हो ही गया। बस उसके बाद आप थोड़ा सा ना डाइसेक्राइड्स, जो डाइसेक्राइड्स हैं उसमें वो पॉलीसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड आपका सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन सब में ज़रा लिंकेज उनकेज पढ़ लीजिएगा कि कहाँ लिंकेज है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ा है। वैसे मैंने आपको तरीका बताया रहा होगा उस समय जब पढ़ाते समय। ठीक है, जो लोग मान लीजिए जो लोग मान लीजिए क्या नहीं क्लास किए रहे होंगे तो वह एक बार लिंकेज देख लेना। जैसे जब दो या दो से अधिक मोनोमर मिलते हैं तो कौन फास्फेट का क्या जुड़ता है और उसका क्या जुड़ता है, कौन सा कार्बन जुड़ता है, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 1, 1,4 लिंकेज, 1,5 लिंकेज, यह सब जरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, बस यह तो कार्बोहाइड्रेट का हो गया। कार्बोहाइड्रेट का एक आपका उधार रह गया मेरे ऊपर, क्या उसकी ट्रिक, ग्लूकोज की। ठीक, उसके बाद हालांकि बहुत लोगों को नीड नहीं है, जिन्होंने क्लास की ऑफलाइन हमसे उनको पता है, तो वह तो कहेंगे कमेंट में कि हमें नीड नहीं है सर, हमें पता है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने जो वीडियो देखेंगे और जिन्हें पता नहीं होगा तो उनके लिए समस्या आ जाएगी। इसलिए कार्बोहाइड्रेट में आधा काम तो ही हो जाएगा। मैंने कहा ना पूरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर यही देके जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इसलिए वीडियो को मैं लंबा ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन पे। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन में आपने अमीनो एसिड के बारे में जानना है, क्योंकि अमीनो एसिड उसकी क्या यूनिट सेल है। उसके बाद उसके ज्विटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, स्ट्रक्चर, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तैयार कर लीजिएगा। आ सकता है यह। डिटर्मिनेशन नहीं, यह इसकी नीड नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ यन टर्मिनल अमीनो एसिड बाय ईडमान मेथड, DNFB एंड ईडमान मेथड, एंड कार्बन टर्मिनल अमीनो एसिड बाय, किसके लिए दिया है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू, इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कार्बन एक्टिवेटिंग, देखिए एक तो इसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप आया है, बॉक एन प्रोटेक्शन और सी प्रोटेक्शन, इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है इनको टर्मिनल ग्रुप को। तो मेरे हिसाब से प्रोटेक्टिंग ग्रुप आएगा नहीं, लेकिन एक बार सरसरी निगाह देख लीजिएगा, CBZ हैं, बॉक हैं, यह सब क्या नाइट्रोजन टर्मिनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। प्रोटीन डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन इंपॉर्टेंट है, वह पढ़ लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, आप लोग एंजाइम की क्लास छोड़ दिए थे, बहुत लोग जाने क्या होता है आप लोगों को, आप लोग लास्ट तक क्लास करना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आज तक आपकी क्लास चलनी चाहिए थी, आज तक, मतलब आज 4-5 जो आज 4 तारीख है, अब तक क्लास आपकी चल सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, अब पढ़ाई आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से। तो क्या करना आपने, एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, को एंजाइम, को फैक्टर और इनका बायोलॉजिकल रोल, रिएक्शंस में इनका क्या बायोलॉजिकल रोल है, वह सारी चीजें, मतलब जितना एंजाइम में दिया है सब इंपॉर्टेंट है। सुबह वाले बैच ने एंजाइम पढ़ लिया है, जो लोग आए थे, जो लोग आना बंद कर रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग आए थे उनको शाम वाले ने एंजाइम शायद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता है उससे पहले भी क्लास छोड़ दिया तो वो अलग बात है। फिर उसके बाद एंजाइम, यह तो हो गया आपका किस में, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन में। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड किन से मिलकर के बना है। फिर उसके बाद उसमें आप जानेंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इनके बारे में। स्ट्रक्चर इनकी याद करने की नीड नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नॉमेनक्लेचर और उनके क्या डिफरेंसेस। फिर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यह तैयार। स्ट्रक्चर ऑफ DNA, वाटसन क्रिक मॉडल इंपॉर्टेंट है भाई। स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल DNA, वाटसन क्रिक मॉडल। और RNA, साथ ही साथ टाइप ऑफ RNA। एक दिया जेनेटिक कोड, लग तो नहीं रहा आएगा लेकिन है इंपॉर्टेंट। जेनेटिक कोड बहुत ज़्यादा, मतलब आगे के पर्पज से इंपॉर्टेंट, लेकिन इस एग्जाम में मुझे नहीं लग रहा कि आएगा, बाकी आपकी इच्छा। अब भाई पेपर तो देखो बना नहीं रहा हूँ, जितना आ रहा है समझ में आ रहा है, काम कर रहा हूँ उतना बता रहा हूँ आपको। फिर बायोलॉजिकल रोल ऑफ DNA एंड RNA और रिप्लिकेशन, यह ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है, ट्रांसलेशन भी अगर हो जाए तो वह भी अच्छी है।
डीएनए आरएनए में रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन दोनों तैयार कर लीजिएगा। अब आते हैं द वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। यह चैप्टर आपको तैयार करना आसान है, इस चैप्टर में मजा भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मेडिसिन के बारे में जानकारियां मिल रही है। एंटीपायरेटिक ड्रग कौन है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कौन है, इन सब के बारे में जानकारियां मिलती है। जो लोग नहीं पढ़े वो बहुत अच्छा चैप्टर मिस कर दिए, क्योंकि मेडिसिनल जो पढ़े उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा कि मेडिसिन के रूप में कौन कौन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है, सारी चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पर। तो आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग डिस्कवरी के बारे में, डिज़ाइन और डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। बेसिक रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच तैयार कर लीजिएगा। रेट्रो मैंने आपको पढ़ाया है, बेसिक रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच तैयार कर लीजिएगा। ड्रग एक्शन रिसेप्टर थियरी, ठीक है, ड्रग कहाँ जाता है बॉडी में खाने के बाद और क्या करता है, टारगेट पर पहुंच करके क्या क्या काम करता है वह तैयार कर लीजिएगा। यह बात एंजाइम में भी रहेगी। एंजाइम में हमारे पास बुक में एक चीज़ हमने कहीं लिखवाया था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। 1 मिनट का समय दीजिए। एंजाइम जो टॉपिक था, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में, मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक वो बता दूं। हाँ, लॉक की मॉडल, एंजाइम में लॉक की मॉडल तैयार कर लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में लॉक की मॉडल है और इंड्यूस फिट मॉडल थियरी है, कैसे फिट होकर के एंजाइम काम करता है सबस्ट्रेट का। एंजाइम इनहिबिशन अलग से नोट कर लीजिएगा सब। लॉक की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल थियरी, एंजाइम इनहिबिशन, कौन कौन एंजाइम को रोकता है, कम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन। आई थिंक अगर खाली क्लास किए रहे होते तो यह तैयार होगा। जो लोग क्लास के थे वो मुस्कुरा रहे होंगे कि कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव, एंजाइम इनहिबिशन में हो जाएगा, इंड्यूस फिट मॉडल, लॉक की थियरी, ये हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में कैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट बनता है, बाकी मैंने आपको पीछे बता रखा है। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं इसमें। हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, को एंजाइम और को फैक्टर, यही है आपकी इस बुक में से। देखिए क्वेश्चन इसी बुक में से आते हैं। LDS यादव सर की, जगदम्बा सिंह की बुक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर सर हैं, इनकी बुक में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास यह बुक अवेलेबल रहनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो अवेलेबल होनी चाहिए। अब आप लोगों ने इतने समय तक पैसा बचाया तो हिम्मत नहीं आ गई आपको खरीदने के लिए, लेकिन मेन एग्ज़ाम अभी है तो आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। मेरे पास से नहीं, आप दुकान से ले लीजिएगा, ठीक है। यह बुक रहेगी। देखो इसमें मेरा कोई हुआ नहीं है, मैं क्लास में भी कहता हूँ, इसमें कोई मेरा कमीशन नहीं बनता है, मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। हाँ, नहीं तो अगर न मन करे तो आप मत लीजिएगा। तो अब यहाँ पर रेट्रोसिंथेसिस तैयार करिएगा, ड्रग एक्शन रिसेप्टर थियरी तैयार करिएगा। उसके बाद इसमें बाइंडिंग रोल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, NF2 ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक रिंग। मन कह रहा है कि यह आएगा कि किसी भी मेडिसिनल फार्मूले में अगर OH ग्रुप जोड़ा जाए, NF2 ग्रुप जोड़ा जाए, एरोमेटिक रिंग जोड़ा जाए या डबल बॉन्ड बढ़ाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उस पर बात करते। मुझे लग रहा है पूरे चैप्टर में से खाली यही ना आ जाए, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। फिर उसके बाद एनाल्जेसिक्स एजेंट, जो पेन किलर होती है, एंटीपायरेटिक एजेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, जिसमें सारी दवाएं मैंने आपको बता रखी है। ढूंढिएगा यूजेज में जा करके दवाओं में कौन एनाल्जेसिक है, हमने सब कुछ लिखवाया है, कौन एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जैसे एस्पाइरिन, पैरासीटामॉल तो तैयार कर